पुनः मैं कैरियर जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों के स्नेह और प्यार का नतीजा यह रहा कि यह परिवार 6000 सब्सक्राइबर को अचीव किया है और ऐसे ही स्नेह प्यार आपका मिलता रहा। हम लोग निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे और जो आपको वादा किया गया है वो इस मंच से पूरा किया जाएगा और हम लोग तो अपने वादे को पूरा करेंगे। तो उम्मीद भी करेंगे कि मेरे विद्यार्थियों आप भी अपने मंजिलों को पाने में पीछे मत हटना, हौसले को बुलंद रखना और लड़ते रहना जब तक मंजिल मिल न जाए। कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस तरह निरंतर आप बने रहो एक नए जज्बे और जुनून के साथ। कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिलें करीब आ जाती हैं, तो हौसले को बिल्कुल बुलंद रखो। दोस्तों, आज की कार्यशाला में मैं आपके साथ चर्चा परिचर्चा के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। मैंने जितना भी पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है आज उसका पूरा मैं ऑल ओवर कैसे बताऊं कि संक्षिप्त नोट्स कैसे बनाया जाए बहुत कम पेजों में और वहां से इंपॉर्टेंट डाटा को हम मिस भी ना करें और पूरे के पूरे विषय को हम महज 2 से 2.5 पन्ने में कैसे कवर कर ले। यानी अभी तक आप लोगों ने जितने अधिक पेजों में उसको पढ़ा होगा उसको बिल्कुल एकदम हम लोग क्या करें, मिनिमाइज कैसे करें, ये चीज़ें आज मैं बताऊंगा। और उस मिनिमाइज करते समय यह भी ध्यान में रखना है कि एक भी तथ्य हमारा छूटने न पाए जो एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं आरंभ करता हूं आज कि आपको सारे पूरे अरबी, तुर्की और सल्तनत की निचोड़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हम लोग शुरू जो अपना टॉपिक किए थे वह था मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो हम लोगों ने शुरू किया था उसमें पहला आक्रमण जो पढ़ा था वो कौन सा था? अरबी आक्रमण। पहला आक्रमण भारत पर किसने किया था? अरबी मुसलमानों ने। तो पहला अटैक हुआ था, पहला अटैक मध्यकालीन भारत पर पहला आक्रमण हुआ किसका? अरबी मुसलमानों का। अरबी मुसलमानों ने आक्रमण किया और वो कौन सा मुसलमान सफल मुसलमान है जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो कहते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल अरबी मुसलमान था। और इसने आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। कहां पर किया था? सिंध पर किया था। और उस समय सिंध का राजा कौन था? तो उस समय सिंध का राजा हुआ करता था राजा दाहिर। राजा दाहिर जिसे इसने पराजित किया था। इसके लिए आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा। तो 712 में सिंध पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसी मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम क्या किया? तो सर्वप्रथम इसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर। तो जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और जजिया कर किससे वसूला जाता है? गैर मुसलमानों से। यानी मुस्लिमों को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबसे वसूला जाता है। कौन सा कर? जजिया कर। और जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम। कहां पर लगाया था? सिंध पर। और ये सभी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये सारी जानकारियों का एकमात्र स्रोत जो है, जानकारी का स्रोत, वो जानकारी का स्रोत क्या है? चचनामा। चचनामा। आक्रमण कौन सा है दोस्तों? अरबी। तो ये ग्रंथ भी किस भाषा का है? अरबी का। इतनी ही बात आपको ध्यान रखना है अरबी आक्रमण में। और ये नोट्स बनाते समय मैं पुनः कह रहा हूं कुछ निर्देश है। निर्देश यह है कि जितना छोटा से छोटा हो सके उतना छोटा लिखना, क्योंकि पढ़ना किसको हो? आपको है। और ये एग्जाम देने के 1 महीने पहले यही नोट्स उपयोगी होता है और यही नोट्स आपके लिए जरूरतमंद भी है, जिसमें हम लोग किसी तथ्य को छोड़ेंगे नहीं और उन्हीं तथ्य को शामिल करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जहां से बिल्कुल एकदम सीधा सवाल आयोग पूछता है। तो मध्यकाल में पहला आक्रमण अरबी मुसलमानों का किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब कर रहा है? 712। कहां पर? सिंध में। उस समय राजा कौन था? दाहिर। और सर्वप्रथम इसने कौन कर लगाया? जजिया कर लगाया। कहां पर? सिंध पर। जानकारी का स्रोत कौन है? चचनामा। यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कौन किस कर के बारे में? जजिया कर के बारे में। इस बॉक्स को देखिए और आज से सारा टेंशन भूल जाइए। किस कर के बारे में? जजिया कर। एक ही क्लास और जजिया कर का निपटारा। और यहां से कई सवाल बनते हैं इतिहास में। बिल्कुल यहां से डर आज मैं समाप्त करने जा रहा हूं। बात करूं किसकी? जजिया कर की। जजिया कर।
तो मैंने बताया आपसे कि जजिया कर किससे वसूला जाता है? गैर मुस्लिमों से। जजिया कर किससे लिया जाएगा? गैर मुस्लिमों से। ये किससे लिया जाता है? गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूला जाता है। गैर मुस्लिमों से जजिया कर। और बात करें कि जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया, तो जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जजिया कर को सर्वप्रथम लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम, जिसे हम लोग संक्षिप्त में कहेंगे MBQ। किस नाम से जानेंगे? MBQ के नाम से जानेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। आगे बात करें कि जजिया कर को सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर किसने लगाया? इसने जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सर्वप्रथम, इस मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की कितनी दरें तय की थी? तो इसने जजिया कर की 3 दरें तय की थी कि जजिया कर की कितनी दरें होंगी? 3 दरें होंगी। और 3 दरों में कौन कौन सी? तो इसने तय किया था कि जो सबसे उच्च वर्ग हैं उस समाज में, सिंध के समाज में जो सबसे उच्च तबका था, उससे कितना लिया जाएगा? उस वर्ग से 48 दिरहम। दिरहम क्या थी? सोने की मुद्रा थी जिसमें वसूला जाता था, 48 दिरहम। जो मध्यम वर्ग है उससे 24 दिरहम, और जो एकदम निम्न वर्ग है उससे 12 दिरहम। और इसके अलावा इसने क्या किया? 5 लोगों को छूट दिया था। जजिया कर में कितने? 5 लोगों को छूट दिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। बोला इनसे नहीं वसूला जाएगा। किससे? पहला, वृद्धों से, जो जवानी खो चुके हैं, जिनकी जवानी पूरी हो चुकी है, अब किसी भी उत्पादन लायक नहीं है, तो वृद्धों से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। बच्चों से, जो अपने पिता के चॉकलेट पर निर्भर हैं, बच्चों से भी जजिया कर नहीं लिया जाएगा। तीसरा, महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं कोई भी उत्पादन का काम नहीं करती हैं, घर का काम करती हैं, उसके लिए उन्हें पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो कहाँ से कर चुकाएंगे? इसलिए तीसरा, महिला से भी ये कर नहीं लिया जाएगा। चौथा, किससे नहीं लिया जाएगा? विकलांगों से, जिनके साथ प्रकृति ने खिलवाड़ किया है, जिन्हें मोदी जी ने दिव्यांग कहा, उनसे भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें पांचवा, तो किससे नहीं लिया जाएगा? ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य: यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान लेना, दान देना। जिसका जीवन ही भिक्षा पर है वो टैक्स कहाँ से देगा? तो इसने 5 लोगों को डिस्काउंट किया, 3 दरें तय की। आगे बात करें तो मेरे दोस्त, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे किसने लगाया? तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला? तो ब्राह्मणों से सर्वप्रथम जजिया कर वसूला किसने? फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग FAST कहेंगे, फिरोज शाह तुगलक। और बात करें कि सर्वप्रथम जजिया कर को सर्वप्रथम बंद किसने किया जजिया कर को? तो सर्वप्रथम बंद किया था जैनुल आबदीन ने। ये कश्मीर का अकबर कहते हैं, आगे हम प्रांतीय शासन आपको पढ़ाएंगे। जैनुल आबदीन, तो सबसे पहले जजिया कर को बंद किसने किया? जैनुल आबदीन ने 1420 ईस्वी में। और फिर बात करें तो दोबारा, यानी फिर कहा जाए तो सर्वप्रथम बंद किसने किया? जैनुल आबदीन ने। और उसके बाद किसने बंद किया? तो अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1564 में, और इसने 1420 में बंद किया था। इसके आगे की बात करें कि दोबारा किसने शुरू किया? दोबारा जब अकबर ने बंद कर दिया तो दोबारा किसने शुरू किया? औरंगजेब ने। औरंगजेब, जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब। और बीना बजाने वाला शासक भी है, कौन? औरंगजेब। तो इतिहास में बीना बजाने वाले 2 शासक, पहला नाम समुद्रगुप्त, दूसरा नाम औरंगजेब। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को। और आखिरी रूप में बात करें मेरे मित्र, तो आखिरी बात याद रखना, जजिया कर को अंतिम रूप से किसने बंद किया? तो अंतिम रूप से बंद किया मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला ने। मोहम्मद शाह उर्फ, इसे रंगीला कहा जाता है। कब बंद किया? 1720 में। मैं वादा करता हूं इससे बाहर जजिया कर के बारे में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और ये जानकारी आपको कहां मिलेगा? केवल इसी मंच पर, और कहीं नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे हम लोग बात करें, इस संक्षिप्त नोट से आगे चर्चा करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया पहला आक्रमण कौन हुआ था। तो पहला आक्रमण अरबियों का हुआ। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 में। कहां पर किया? सिंध पर किया। और सिंध में सबसे पहले कौन कर लगा दिया? जजिया। और जजिया कर किससे वसूला जाएगा? गैर मुस्लिमों से। ब्राह्मणों पे किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार बंद किया, जैनुल आबदीन ने फिर बंद किया, अकबर ने दोबारा शुरू किया, किसने?
औरंगजेब ने, और अंतिम रूप से बंद किसने किया? मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला ने। मध्यकाल में भारत पे दूसरा आक्रमण किसने किया था? तो मध्यकालीन भारत पर जो दूसरा अटैक हुआ वो किसने अटैक किया था? महमूद गजनबी ने। सफल आक्रमण कौन? महमूद गजनबी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार जाकर आप पिछले क्लास को जरूर देखिए, तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। महमूद गजनबी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं संक्षिप्त के रूप में कि बात हम लोगों ने पढ़ा था कि महमूद गजनबी पे जो भारत पर अटैक किया, ऐसा इसने भारत पर आक्रमण किया इसने, तो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो आक्रमण करने का उद्देश्य था धन लूटना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। एक लुटेरा शासक था। कौन? महमूद गजनबी। और जब गद्दी पर बैठा तो इसने उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया? सुल्तान की। और दूसरी उपाधि किसका धारण किया? गाजी की। तो कहा जाता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन है? तो पहला तुर्की शासक है आपका महमूद गजनबी। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला भी पहला तुर्की शासक कौन है? महमूद गजनबी। इसने भारत में सर्वाधिक क्या तोड़ा था? मंदिरों को, क्योंकि भारत का उस समय बैंक क्या था? मंदिर। तो इसने, क्योंकि हिंदुओं की बड़ी आस्था का केंद्र हुआ करता था क्या? मंदिर। तो सारे सोने चांदी ले जाके वहां रखते और उनकी मान्यता होती कि उनके ईश्वर इसको देखेंगे। मैं बताऊं आपसे, चोरों, डाकुओं और मजहबों का कोई धर्म नहीं होता है। ये अपने घर के तालों को भी सुरक्षित नहीं रखते हैं, अवसर पाएं तो अपने घर को भी लूट लेते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते हैं। इसलिए याद रखो, दोस्ती कभी भी अपराधियों, चोर, डाकुओं, मवालियों से मत कीजिए। दोस्ती हमेशा तुलसीदास जैसे लोगों से कीजिए। दोस्ती हमेशा विवेकानंद जैसे लोगों से कीजिए, जिनकी संगति में आने के बाद आपके जीवन की पूरी परिचर्चा बदल जाएगी, पूरी अवस्था ही बदल जाएगी। आपकी पूरी एक परिलक्षण जो कहते हैं ना, साथ संगति, वो सब बदल जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। संगत का बड़ा असर रहता है। चोरों के साथ रहोगे तो चोरी सीखोगे, विद्वानों के साथ रहोगे तो पढ़ना सीखोगे। और इस समाज को बदलने का एकमात्र शस्त्र है, इस समाज को बदलने का एकमात्र हथियार और शस्त्र है, वो क्या है? शिक्षा। समाज को बदलने की ताकत ना तो प्रमाण बम में है, ना तो हाइड्रोजन बम में है। वो ताकत है किसमें? केवल एजुकेशन में। एक इतना बड़ा ये वज्र है कि अगर ये आप में प्रवेश कर गया, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आप कितने भी बड़े किंग हो जाएं, कितने बड़े अपराधी हो जाएं, आपकी हिम्मत नहीं कि आप समाज को बदल दें। राजा का बेटा हुआ करता था कौन? गौतम बुद्ध। उनको भी लगा समाज को परिवर्तित करना है तो शैक्षणिक रूप से बड़ा महान बनना होगा। और जब वो महान बने, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध का मतलब ज्ञानी। तो उस ज्ञानी बंदे ने पूरे संसार को संदेश दिया कि सभी ईश्वर के बंदे हैं, सभी एक हैं, कोई विभेदता नहीं है, कोई अनेकता नहीं होनी चाहिए। हम सभी मिलकर कहें कि हम एक हैं। ये संदेश किसने दिया? एक शिक्षित ने दिया। इसने कौन सी उपाधि धारण किया? सुल्तान की और गाजी की। इसके बारे में मैं बात बताऊं आपको तो संक्षिप्त चर्चा जो हो रही है आज के कार्यशाला में, उस पर बात किया जाए। महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम किसे पराजित किया था? तो सर्वप्रथम हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। जयपाल को पराजित किया। और जयपाल पराजित होने के बाद दुखी होकर आत्महत्या कर लिया था। अगला प्रश्न यहां से ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम एक संघ किसने बनाया? एक संघ बनाया महमूद गजनबी के खिलाफ। सर्वप्रथम एक संघ बनाया था किसने? तो जो संघ बनाया था वो किसने बनाया था? आनंद पाल ने। आनंद पाल जो जयपाल का बेटा था, किसके खिलाफ बनाया था? महमूद गजनबी के खिलाफ। यह भी प्रश्न किया गया है कि महमूद गजनबी के खिलाफ सर्वप्रथम एक संघ किसने बनाया। आगे बात करें तो महमूद गजनबी पहली बार पराजित कब हुआ? तो पहली बार पराजित हुआ था, पहली बार पराजित हुआ कहाँ? कश्मीर में। और अब बताओ किसने पराजित किया? रानी दिद्दा ने। किस वंश की थी? लोहार वंश की। आगे की बात करते हैं हम, तो आगे की बात किया जाए महमूद गजनबी पर। अगला प्रश्न है कि किसे पराजित नहीं कर सका? तो विद्याधर को। विद्याधर को
पराजित नहीं कर सका। यह सवाल पूछा गया है कि महमूद गजनबी किस भारतीय शासक को पराजित नहीं कर सका, तो विद्याधर को पराजित नहीं कर सका था। और यह किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का। अगले आधार पर बढ़ते हैं कि महमूद गजनबी ने पहली बार शासन कहाँ किया, तो पहली बार दोस्तों, पहली बार इसने शासन किया था कहाँ? पंजाब में। और पंजाब में कौन सा सिक्का चलवाया था? दिल्ली वाला नामक सिक्का चलवाया था। और अब बात आती है इसकी कि महमूद गजनबी ने क्या किया था। महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका कौन था? तो इसका सबसे प्रसिद्ध जो अटैक था वो 16वां था। 16वां आक्रमण कब किया था? 1025 और 26 ईस्वी में। कब हुआ था? 1025 और 26 ईस्वी में। किस मंदिर पर? सोमनाथ के मंदिर पर। और ये मंदिर किस देवता का था? शिव का था। कहाँ पर था? गुजरात में। बाकी डिटेल आप पिछले क्लास को देखें। चालुक्य वंश के शासन के नेतृत्व में था। और हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है कौन? सोमनाथ का मंदिर। इस लुटेरे ने उसको भी लूट कर लेकर चला गया। और इसका अंतिम आक्रमण 17वां था। इसने मंदिरों को लूटा था। इसने किसको लूटा? मंदिरों को लूटा। और किन किन मंदिरों को लूटा था? तो इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। नागरकोट के मंदिर को लूटा। इसने स्थानेश्वर महादेव के मंदिर को लूटा। स्थानेश्वर महादेव के मंदिर को लूटा था। इसके अलावा इसने उज्जैन के मंदिरों को लूटा। इसने मथुरा के मंदिरों को लूटा। और बाकी मैंने बताया इसने गुजरात के मंदिरों को भी लूटा। किसने? महमूद गजनबी ने। और मंदिरों को अधिक लूटने और तोड़ने के कारण इसका उपनाम क्या मिलता है? इसका उपनाम था बुत सिकन। बुत मतलब मूर्ति, सिकन मतलब तोड़ने वाला, या कहीं कहीं मूर्ति भंजक मिलेगा। मूर्ति भंजक कहा जाता है। और आखिरी बात करें तो आखिरी यहाँ पर इसकी बातें पूरी होती हैं कि इसके दरबार के विद्वानों के बारे में बात करें तो इसके दरबार के जो सबसे बेहतर विद्वान था उसका नाम क्या था? अल बरूनी। और मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में डिटेल से बात किया है कि अल बरूनी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, या जिसे आप कहते हैं तहकीक हिंद। और इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। उत्बी इसका क्या था? दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। किसका? महमूद गजनबी का। और इसी के दरबार में कौन रहता था? फिरदौसी। फिरदौसी। और फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा। क्या लिखा था? शाहनामा। और इसके अलावा बैहाकी भी इसके दरबार में रहता था। इतनी बातें किसके बारे में? महमूद गजनबी के बारे में। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसे दफनाया कहाँ गया? गजनी में। इसलिए इसका मकबरा कहाँ है? गजनी में। और गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसकी राजधानी भी यही थी। यह है संक्षिप्त नोट्स बनाने का तरीका। और ये चीज़ें कब समझ पाएंगे? जब आप पिछले क्लास को खूब बेहतर देखेंगे। मैंने वहाँ पूरे डिटेल से बात किया है इस पर। और इसके बाद का दूसरा आक्रांता की बात मैं करूँ तो इसके बाद दूसरा तुर्की आक्रांता कौन आया? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी का जो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था, भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, वह मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्क सत्ता की स्थापना करना। तुर्क सत्ता की स्थापना करना। जहां मेरे दोस्त एक लुटेरा आया वहीं पर एक मालिक बनना चाहता है। कौन? मोहम्मद गोरी। इसने कहा क्यों मैं भारत से चोरी कर करके भागूं? एक गोदाम में बहुत सारा सोना है, उस सोने को लेकर भागने से ठीक है गोदाम का मालिक बन जाऊं। ऐसी सोच किसकी है? मोहम्मद गोरी की। और इसी सोच में इसने क्या किया? भारत पर रुख किया। और भारत पर रुख करने के अलावा इसकी हमारे लोगों ने बात किया कि जो भारत पर इसने पहला आक्रमण किया था, भारत पर पहला अटैक किया था, वो कब किया था? 1175 में। 1175 में। कहां पर? मुल्तान पर। पर इसका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आक्रमण हम लोग कौन पढ़ते हैं? तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध। और तराइन का पहला युद्ध दोस्त कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किसके किसके मध्य? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान। पराजित कौन हो गया? गोरी।
भारत का कुशल और योग्य राजपूत शासक कौन? पृथ्वीराज चौहान, जिसके और संयोगिता की कहानियां हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया है कि किस तरह संयोगिता से इन्होंने अपहरण विवाह किया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध, मोहम्मद गोरी भी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ये कब हुआ? 1192 ईस्वी में। और इसमें भी पुनः आक्रांता दोनों वही आमने सामने हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। पर अब की परिणाम बदल गया। परिणाम क्या बदला कि विजयी कौन हुआ? मोहम्मद गोरी। पराजित कौन हो गया? पृथ्वीराज। और इसका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। इसने क्या किया? 1192 में ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और 1193 ईस्वी में दिल्ली तुर्क सत्ता का केंद्र बन गई। दिल्ली तुर्क सत्ता का क्या बन गई? केंद्र। कि अब तुर्क कहाँ रहेंगे? दिल्ली में रहेंगे। ये किसकी कथानक कहानियां हैं? मोहम्मद गोरी की। और आगे इसी पे बात कर ले हम लोग, तो आखिरी बात इसकी है चंद्रावर का युद्ध। आखिरी युद्ध जो पढ़ेंगे वो कौन सा? चंद्रावर का युद्ध। और ये युद्ध कब हो रहा है? 1194 में। किसके किसके मध्य? मोहम्मद गोरी और कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासक राजा जयचंद्र। जयचंद्र। इस युद्ध में विजयी कौन? गोरी। पराजित कौन हो गया? जयचंद्र। और अब तो स्पष्ट हो गया कि तुर्की सत्ता कहाँ रहेगी? भारत में। तो पहला लक्ष्य इसका, पहला उद्देश्य क्या था? तुर्क सत्ता की स्थापना। और दूसरा उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना। तो दूसरे उद्देश्य की तरफ मैं आगे आपको बताऊं। दूसरे उद्देश्य की तरफ, इस्लाम के प्रचार करने के लिए इसने क्या किया? इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए इसने भारत का दायित्व किसके हाथों में सौंप दिया? अपने सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में। और ऐबक ने क्या किया? 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण करा दिया। 2 मस्जिदों का क्या किया? निर्माण करवाया। और 2 मस्जिदों का निर्माण कराया, जिसमें पहली का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये कहां बनवाया? दिल्ली में। और ये तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम। दूसरा इसने क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। डिटेल जानना हो तो मैं पुनः कह रहा हूं, पिछले क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट पूरा बना है इतिहास का, और उसको आप देखिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी क्या है? एक मस्जिद है। कब बनवाया? 1194 में। कहां पर? अजमेर में। तो भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को। क्योंकि यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह है। कहां पर? अजमेर में। और इसके अलावा ऐबक ने अगला काम क्या किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक कार्य और किया था मोहम्मद गोरी के ही काल में। 1199 ईस्वी में ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नींव रखी थी। और इसे पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। तो इस तरह से मैंने आपको अरबी आक्रांता, तुर्की आक्रांता दोनों का किस तरह से आप संक्षिप्त करेंगे, इसको मैंने तरीके बता दिए। और यहीं से क्या हुआ? जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद शुरू होता है किसका? दिल्ली सल्तनत का इतिहास। तो हम लोग उस पर बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर। गुलामों का शासन। गोरी के बाद कोई योग्य वफादार, उसका कोई बेटा तो था नहीं, वफादार गुलाम जो था वह कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक सामने निकल आया। और उसके शासन से ही शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का इतिहास। दिल्ली सल्तनत का इतिहास। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में हम लोग कितने वंश पढ़ेंगे? 5। और दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है मोहम्मद गोरी की मृत्यु से लेकर पानीपत के प्रथम युद्ध तक, 1206 से लेकर 1526। पहला वंश आया गुलाम, गुलाम वंश। दूसरा वंश आया आपका खिलजी वंश। तीसरा वंश आया आपका तुगलक वंश। और तुगलक के बाद शासन किया सैयद वंश ने, और सैयद के बाद शासन किया लोदी ने। इस पूरे कार्यशाला को हम लोगों ने बिल्कुल वनडे के लिए एकदम बहुत बेहतर तरीके से मैंने
पूरा प्रयास किया है कि वनडे के लिए बिल्कुल रामबाण सुरमा की तरह जाए कि एक बार आंखों में लगाओ चैतन्य हो जाए, एक बार पढ़ो और फिर दिल्ली सल्तनत की कोई समस्या ही न बचे। और विश्वास करो ऐसा ही काम किया गया है। आप क्लास देखेंगे तो ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। गुलाम वंश का शासन शुरू होता है 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी का 1290 से लेकर 1320 तक, और तुगलक का 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, सैयद का 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक, और लोदी का 1451 से लेकर पानीपत के प्रथम युद्ध तक। और यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इन वंशों को शुरुआत किसने किया, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसे संक्षिप्त में हम लोग जीएसटी कहते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। और इसी कॉलम में आखिरी बात भी आपको ध्यान में रखना है, वो क्या कि गुलाम वंश ने शासन कितना किया? 84 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 84 वर्षों तक। खिलजी वंश ने शासन कितना किया? 30 वर्षों तक, सबसे कम शासन किया। तुगलक वंश ने शासन किया 94 वर्षों तक, सर्वाधिक शासन किया तुगलक वंश ने, सबसे कम किया खिलजी ने। सैयदों ने शासन किया लगभग 37 वर्षों तक, और लोदी वंश ने शासन किया 75 वर्षों तक। तो देखो इस समय आज़ादी का कौन सा महोत्सव की घोषणा की गई है? 75वें महोत्सव की। तो इसका शासन भी क्या रहा? 75 वर्षों का रहा। और यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं हम लोग किसका? दिल्ली सल्तनत का। आज इस महामैराथन सेगमेंट में किस तरह से मैं आपको नोट्स बिल्कुल कवर करा रहा हूँ चंद कुछ ही पलों में। और इसको मैं पुनः बार बार कहना पड़ रहा है कि अगर आपको ये पूर्णतः जानकारी चाहिए तो आप कैरियर जंक्शन के चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट देखिए, उसमें एक सीक्वेंस से पूरी क्लास आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और हर क्लास का आप लुत्फ़ उठाइए और इस क्लास को भी आखिरी में समझिए। तो हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं पहले वंश की, गुलाम वंश की, कि गुलाम वंश को कैसे हम लोगों को समझना है। कि गुलाम वंश का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, इसे ममलूक वंश भी कहते हैं। क्या? ममलूक वंश। और इसका प्रमाणिक नाम क्या माना जाता है? ममलूक वंश। ये नाम कैसा है? प्रमाणिक। और लोकप्रिय नाम क्या है? तो लोकप्रिय नाम है गुलाम। इस गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो इस गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक की उपाधियां, ऐबक को आपको याद क्या करना है? केवल इसकी उपाधियां आपको याद रखना है कि इसने कौन सी उपाधि धारण किया था। तो पहली एक उपाधि इसकी क्या है? कुरान ख्वाह। ये कुरान बड़े सुरीले स्वर में करता था, गाता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कुरान ख्वाह। दूसरी उपाधि थी हातिम ताई। हातिम ताई, उदारता के कारण इसे कहा गया हातिम ताई या हातिम द्वितीय, हातिम ताई। और इसे और क्या कहा गया? पील बख्श। हाथियों का दान करने के कारण इसे क्या बोला गया? पील बख्श बोला गया। यह भी उपाधि आपके बहुत ध्यान में रखना है। और अगली लाख बख्श, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी उपाधि? लाख बख्श। कहाँ की जनता ने कहा था? लाहौर की जनता ने इसे क्या कहा? लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान करता था। और अगली उपाधि थी मलिक व सिपह सलार की। मलिक व सिपह सलार की इसकी उपाधि थी। और इस तरह से दोस्त ये उपाधियां ही इसकी सबसे ज़्यादा बेहतर और पूछी जाती हैं। और ऐबक पे आखिरी बात हम लोग करते हैं कि इसे संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का भी ये क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत बोले तो पांचों वंश को ख्याल रखना है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी लाहौर थी। राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। और बाद में इसकी मृत्यु भी कहाँ हुई? लाहौर में। तो इसका मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में। इसका मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है किस पर? ऐबक पर। और इससे आगे बात करें तो इस वंश का वास्तविक और रियल हीरो जो आता है उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल से पढ़ा। यहाँ संक्षिप्त बात करें तो इसे संस्थापक, इसे क्या क्या कहा जाता है, तो पहले तो बात करें, इसे संस्थापक माना जाता है, संस्थापक कहा जाता है। और संस्थापक किस किस का माना जाता है, तो पहला याद रखना है आपको, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इलबारी वंश का संस्थापक कहा जाता है, इलबारी वंश का भी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। शमसी वंश का संस्थापक कहा जाता है, शमसी वंश का संस्थापक कहा जाता है, किसको, इल्तुतमिश को। और इसके अलावा भारतीय मकबरा का संस्थापक किसे कहते हैं, भारतीय मकबरा का संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। भारतीय मदरसा, भारतीय मदरसा का भी संस्थापक किसे कहा जाता है, तो भारतीय मदरसा का भी दोस्तों संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। और इससे इतर बात करें तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसे, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। और इतना ही नहीं, आगे ध्यान ये रखना है, इल्तुतमिश ने क्या किया कि सर्वप्रथम, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कौन कौन से कार्य किया, तो सर्वप्रथम इसने 2 अरबी सिक्के चलवाए थे। सर्वप्रथम इसने क्या किया, 2 अरबी सिक्के चलवाए थे, ये पहली बार हुआ था, 2 अरबी सिक्के चलवाए, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था, सिक्के चलवाए थे इसने। और जिसमें एक सिक्के का नाम है, एक चांदी का सिक्का था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टंका, और एक इसने तांबे का सिक्का चलवाया जिसे क्या कहा जाता है, जीतल। तो यह भी सवाल यहाँ से दोस्तों पूछा गया है कि चांदी का टंका जारी करने वाला पहला सुल्तान कौन है, इल्तुतमिश, और तांबे का जीतल जारी करने वाला सुल्तान भी कौन है, इल्तुतमिश। इसके अलावा इसे यहाँ एक और डाटा याद रखना है कि इसे सल्तनत का वैधानिक सुल्तान भी कहा जाता है, वैधानिक सुल्तान भी कहा जाता है। सल्तनत का वैधानिक या कानूनी सुल्तान किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। और इसके आगे हम लोगों ने बात किया, इसने 2 अरबी सिक्के चलवाए थे, सिक्कों पर टकसाल लिखा था, ये सारी बातें हम लोगों ने किया था। इसके अलावा इसने सर्वप्रथम क्या किया था, इक्ता प्रथा शुरू किया। किस प्रथा को, इक्ता प्रथा शुरू किया। और इक्ता क्या था, अरबी भाषा का शब्द था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। और इसके अलावा इसने क्या किया, सर्वप्रथम दल चालीसा की शुरुआत किया था, दल चालीसा, जिसे तुर्कान ए चहलगानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगानी। तो पहली बार ये सारी चीज़ें शुरू किसने किया, इल्तुतमिश ने। और इसके अलावा इसने क्या किया, कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। कुतुब मीनार को इसने क्या किया था, कुतुब मीनार को पूर्ण करवा दिया किसने, इल्तुतमिश ने। और आगे की तथ्य याद रखना मेरे दोस्त, इसने अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया, अतारकिन का दरवाज़ा भी बनवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। और इसके आगे बात करें तो इसने बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई थी, बदायूं में क्या बनवाई, जामा मस्जिद। और बदायूं से आपको याद होना चाहिए कि ये सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का। इससे बाहर दोस्त इल्तुतमिश बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना है। और आखिरी तथ्य वही बच रहा है जो एक लास्ट में बचता है कि इल्तुतमिश के काल में, इल्तुतमिश के काल में चंगेज खान ने सिंध पर आक्रमण किया था, चंगेज खान ने सिंध पर आक्रमण किया था। ये चंगेज खान कौन था, मंगोल था, सिंध पर अटैक किया था। तो एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंध आक्रमण के समय भारत का सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग बात करते हैं। इल्तुतमिश के बाद योग्य लोगों में अगर बात करें तो गद्दी पे कौन बैठी, रजिया सुल्तान। और रजिया के बारे में बस 2 बातें याद रखना है रजिया सुल्तान के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की यानी इन 5 वंशों में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, पहली व अंतिम, एक ही लाइन में अगर बात कर लें, पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान।
और आप क्लास करके देखिए, हम लोगों ने रजिया और याकूत के बेपनाह मोहब्बत की दास्तान को भी बात किया है, तो क्लास करेंगे बड़ा आनंद आएगा, इसलिए आप डिटेल में क्लास भी देखिएगा और यहाँ संक्षिप्त नोट्स। और आगे हम लोग रजिया के बारे में डाटा और पढ़ते हैं, वह यह पढ़ते हैं कि रजिया को सबसे पहले कैद कहाँ किया गया था, तो कैद किया गया था ताबर हिंद के किले में। ताबर हिंद के किले में रजिया को क्या किया गया, कैद किया गया था। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो योग्य व्यक्ति बैठता है वो कौन बैठता है, बलबन। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की कहानी समाप्त हो जाती है। गयासुद्दीन बलबन, गद्दी पे कौन बैठा, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोगों को केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन तथ्यों पर, किस किस तथ्यों पर ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आपको यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो इसकी उपाधि खूब ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। कौन सी उपाधि, जिल्ले अल्लाह की, जिल्ले अल्लाह की। तो जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन है, बलबन है। और बात करें मेरे दोस्त, जब बलबन गद्दी पर बैठा तो कहते हैं इसने सर्वप्रथम क्या किया था, तो सर्वप्रथम इसने दरबार को, अपने दरबार को फारसी परंपरा पे चलाया। किस परंपरा पे, फारसी परंपरा पे। तो फारसी परंपरा पे दरबार चलाने वाला ये पहला सुल्तान था। फारसी परंपरा पे दरबार चलाने वाला पहला सुल्तान बलबन था। दूसरा, इसने सर्वप्रथम क्या किया, सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की। सिजदा व पैबोस प्रथा शुरू किया। ये दोनों कहाँ की प्रथा थी, तो फारसी प्रथा थी। तो सर्वप्रथम सजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था, बलबन। सजदा मतलब सर झुकाना, पैबोस मतलब चरण चूमना, घुटने पर बैठकर और चरण को चूमना। और इसके अलावा सर्वप्रथम इसने नौरोज त्यौहार शुरू किया था। नौरोज त्यौहार भी शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था, बलबन। और बात किया जाए तो सर्वप्रथम की ही बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो सर्वप्रथम इसने रक्त और लौह की नीति शुरू किया। रक्त एवं लौह की नीति शुरू किया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसके खिलाफ शुरू किया था। रक्त एवं लौह की नीति शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था, बलबन। और इसने सर्वप्रथम सोने का टंका चलवाया था। सोने का टंका चलवाया किसने, बलबन ने। और अभी हम लोगों ने बात किया कि चांदी का टंका किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने। और आगे बात करें तो इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। बलबन ने समाप्त किया था किसको, इल्तुतमिश के परिवार को। इल्तुतमिश के परिवार को समाप्त किसने किया, बलबन ने। और दूसरा, इसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। दल चालीसा जो बनाया किसने, इल्तुतमिश ने, उसको भी इसने अंत कर दिया, बलबन ने। और बलबन ने अगला कार्य सर्वप्रथम में एक और जोड़ लेना कि इसने क्या किया, सर्वप्रथम सैन्य विभाग बनाया था। सैन्य विभाग बनाया था सबसे पहले किसने, बलबन ने। उस विभाग का नाम है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। तो सर्वप्रथम सैन्य विभाग बनाने वाला सुल्तान भी कौन है, बलबन। बस इतना डाटा मेरे दोस्त केवल बलबन के बारे में याद रखना, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने बहुत कम ही समय में गुलाम वंश आपके सामने मैंने बताया कि किस तरह से कवर किया जाए और कवर करके बताया। अब एक हम लोग आज के और एक मैराथन में इसी में एक वंश और शामिल कर लेते हैं जिसका नाम है खिलजी वंश। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में दूसरा वंश जो आया, खिलजी वंश। सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश को आपको कैसे समझना है, बहुत कम समय में उन सारे तथ्यों को ध्यान में रखना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, केवल और केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज वही परिचर्चा हो रही है, एग्जाम के सुपर डाटा। आज बिल्कुल आपको मैं हाइड्रोजन बम दे रहा हूँ, प्रमाण बम नहीं, हाइड्रोजन बम दे रहा हूँ। इसके पहले तो प्रमाण बम दिया गया था। तो प्रमाण बम अगर लेना है तो क्लास देखिए, और आज केवल हाइड्रोजन बम दिया जा रहा है ना। अगर आपके हाथों से लॉन्च हो गया तो फाइनल ही है, दोबारा आपके जीवन में परिवर्तन के अलावा और कुछ न दिखाई देगा। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में केवल 2 से 3 तथ्य याद रखना है बस। पहला क्या है कि सबसे उदार सुल्तान था। सबसे उदार सुल्तान कौन था, तो सबसे उदार सुल्तान था आपका जलालुद्दीन खिलजी। और दूसरा बात करें सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था, तो सबसे वृद्ध सुल्तान भी यही था। सबसे बूढ़ा हो चुका था ये, 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठा। और इसके काल की जो सबसे बड़ी बात है कि जलालुद्दीन के काल में हत्या की गई थी किसकी,
तो हत्या की गई संत की, उसका नाम क्या है? सिद्दी मौला। ये भी डाटा पूछा गया है, खूब याद रखना कि सिद्दी मौला नामक संत की हत्या किसके काल में हुई? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। और इसी के काल में एक याद रखना कि इसी के काल में सर्वप्रथम क्या हुआ था? तो इसके काल में सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था, दक्षिण भारत पर अटैक किया गया था। तो दक्षिण भारत पर अटैक किसके काल में किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। और दूसरा कहते हैं विरोधियों को संतुष्ट करने वाला ये पहला सुल्तान था। विरोधियों को संतुष्ट करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो करने वाला दोस्त ये पहला सुल्तान था जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। इस तरह आप देख रहे हैं सफ़र कितना ही करीब होता जा रहा है और बिल्कुल मंजिलें आपके करीब हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग कितनी सहजता से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये सहजता आपको कब अनुभवित होगा? जब आप पिछले क्लास को देखेंगे तो बिल्कुल सरलता। इस तरह मैं आपको पूरे इतिहास का निचोड़ बताता हूँ, महज 20 से 25 पेज में पूरा इतिहास करा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, अगर एक बार आप पूरे डिटेल के वीडियो को देखते हैं तब ये संभव हो पाएगा कि आप बटोर पाएंगे। जो मैंने पसारा है डिटेल में, उसको एकत्रित कैसे किया जाए, ये सहूर आज बताया जा रहा है। और ये सहूर आपके जीवन में बड़ा काम आने वाला है दोस्त। और इसके बाद गद्दी पर बैठा कौन? खिलजी वंश का उन्नायक और उत्थानकर्ता, जिसे हम लोग कहते हैं ADK, अलाउद्दीन खिलजी। गद्दी पे कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ प्रमुख बातें एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। वह क्या याद रखना? सबसे पहले इसे क्या कहा जाता है? दूसरा सिकंदर। जो सवाल किया गया है कि दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, तो दूसरा सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसे और क्या कहते हैं? विश्व का विजेता कहा जाता है। विश्व का विजेता भी किसे कहा जाता है? तो विश्व का विजेता कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। युग का निर्माता किसे कहा जाता है? तो युग का निर्माता कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। और इसने कितनी योजना बनाई थी? इसने 2 योजना बनाई थी। ये किसने बताया था? बर्नी ने। तो इतिहासकार बर्नी के अनुसार इसने कितनी योजना बनाई? 2। पहला क्या था? विश्व विजय की योजना। विश्व विजय की योजना। और दूसरी योजना जो थी वह थी नया धर्म चलाने की योजना। नया धर्म चलाने की योजना। पर इसने दोनों योजना क्या की थी? बाद में त्याग दिया था अपने मित्र के सलाह पर। इससे आगे हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसके काल में 4 विद्रोह हुआ और इसने क्या किया? सर्वप्रथम बात करें तो विद्रोह से निपटने के लिए इसने सर्वप्रथम क्या किया? मद्यपान का निषेध किया। मद्यपान का निषेध किया और ऐसा करने वाले ये पहला सुल्तान कह सकते हुआ। मद्यपान का निषेध किया। और दूसरा सर्वप्रथम इसने क्या किया? धर्म को राजनीति से अलग किया। धर्म को राजनीति से अलग किया और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और मेरे दोस्त बात करें तो इसने क्या किया? सबसे पहला इसका सबसे बड़ा कार्य क्या है? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। और साम्राज्य विस्तार इसने कहाँ कहाँ किया? उत्तर भारत में किया। और कहाँ किया? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में किया और दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस साम्राज्य विस्तार को केवल क्रम से देखना है। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के साम्राज्य विस्तार। और उत्तर भारत में इसने जीता किसको? तो सबसे पहले आक्रमण किया गुजरात पर। फिर इसने आक्रमण किया कहाँ पर? तो गुजरात के बाद रणथंभौर। और रणथंभौर के बाद आक्रमण कहाँ किया? बिल्कुल मत भूलना, चित्तौड़। और चित्तौड़ से खूब आप याद कर पा रहे होंगे, यहीं की थी कौन? पद्मावती, जिसके बेपनाह मोहब्बत में पागल और दीवाना हो गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये खबरों को भी आप देखना डिटेल क्लास में। इसके अलावा आक्रमण इसने अगला किया मालवा पर। और मालवा के बाद उत्तर भारत में इसने आक्रमण किया सेवान पर। सेवान के बाद कहाँ किया? जालौर पर। तो उत्तर भारत का इसका पहला आक्रमण कौन था? तो उत्तर भारत का पहला अटैक है गुजरात। और अंतिम आक्रमण कौन है? तो अंतिम अटैक था इसका जालौर। और इसके बाद इसने किस भारत पर आक्रमण किया? दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। और दक्षिण भारत पर इसने सबसे पहले किस पे आक्रमण किया? देवगिरी पर। देवगिरी पर अटैक किया। और देवगिरी के बाद वारंगल पर आक्रमण किया। ये वही वारंगल, इसे याद रखना, यहीं से कोहिनूर हीरा इसे मिला है, डिटेल की क्लास में देखना। इसके अलावा होयसल पर आक्रमण किया। होयसल। और होयसल के बाद पांड्य राज्य पर किया था।
पांड्य राज्य पर। ये इसके साम्राज्य विस्तार की कहानी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक विस्तृत किया था। और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी सबसे चर्चित और फेमस नीति जो है वो है बाजार व्यवस्था। हम लोग जिसको क्या जानते हैं? बाजार व्यवस्था। इसकी बाजार व्यवस्था सबसे मशहूर है बाजार व्यवस्था, जिसे आज हम लोग कौन सी बाजार कहते हैं? कैंट बाजार। यानी सैनिकों के लिए बाजार शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार व्यवस्था में इसके बात किया जाए तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सैनिकों को कम मूल्य पर वस्तुएं दिलाना। ये उद्देश्य हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में पढ़े हैं। इसकी बाजार व्यवस्था की बात करें तो बाजार व्यवस्था किसके लिए थी? सेना के लिए। केवल किसके लिए? सेना के लिए। और इसके बाजार के प्रकार की बात करें तो हम लोग 3 प्रकार की बाजार व्यवस्था पढ़े थे। पहला था खाद्यान्न वस्तुओं की बाजार, खाद्यान्न वस्तुओं की बाजार, और दूसरी थी सामान्य वस्तुओं की बाजार, सामान्य वस्तुओं की बाजार, और तीसरा पशु व गुलामों की बाजार, पशु व गुलामों की बाजार। और इतना ही नहीं, आगे बात करें तो इसने सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वप्रथम, खूब याद रखना इसे, राशनिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला सुल्तान था, जिसे आज आप कोटा कहते हैं। राशनिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो पहला सुल्तान है आपका अलाउद्दीन खिलजी। और इतना ही नहीं, इसने और कार्य क्या किया? तो सर्वप्रथम इसके अगले कार्य जो थे वो सेना सुधार में थे। सर्वप्रथम इसने क्या किया कि सेना को नगद वेतन शुरू किया, सेना को नगद वेतन दिया। ये पहली बार हो रहा है। इसके अलावा इसने और कार्य किया मेरे दोस्त, तो इसने अगला कार्य किया, इक्ता प्रथा को बंद किया। शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और बंद कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस अगला कार्य क्या किया इसने? सर्वप्रथम हुलिया लिखने व घोड़ा दाग प्रथा शुरू किया, घोड़ा दाग प्रथा शुरू किया। किसने? इल्तुतमिश ने। और इससे आगे इसकी सबसे भयंकर जो थी वो क्या थी? राजस्व नीति। राजस्व नीति, राजस्व नीति या कर नीति के बारे में हम लोग बात करें तो इसने सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम या पहली बार इसने क्या किया? 50% कर वसूला। कितना? 50% कर वसूलने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने सर्वप्रथम क्या किया? घरी कर व चरी कर वसूला। घरी कर व चरी कर वसूलने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों काम करने वाला ये पहला सुल्तान है कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये इसकी राजस्व नीति थी। इसके अलावा इसने और टैक्स वसूला था, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। और इसकी आपने देखा क्या? तो इसकी सैनिक नीतियों को देखा कि सैनिक नीति किस तरह से बेहतर किया, और इसकी राजस्व नीति और इसकी बाजार व्यवस्था। सबसे बेहतर ये जाना जाता है किसके लिए? बाजार व्यवस्था। इसके तो दोस्तों इसने क्या किया था? अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। किसके? अलाई दरवाजे का इसने निर्माण कराया था। और ये सबसे बेहतर स्थापत्य माना जाता है। किस दरवाजे को? अलाई दरवाजे को। ये कहाँ बनवाया था? दिल्ली में इसने बनवाया था। और इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामिक, ये सवाल पूछा गया है, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो दोस्त इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है किसको? अलाई दरवाजे को। और ये वैज्ञानिक विधि से निर्मित पहली इमारत है। वैज्ञानिक विधि से निर्मित पहली इमारत है आपकी। कौन सी? तो पहली इमारत है अलाई दरवाजा। इसके अलावा और सारे स्थापत्य इसने कराए थे पर वो महत्वपूर्ण नहीं हैं। और इस तरह से आखिरी बात करें हम लोग तो खिलजी वंश में लास्ट बात करते हैं, नोट करके एक बात कि जब ये इसकी मृत्यु हो गई, इसे दिल्ली में दफनाया गया, तो इसका बेटा कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में बस इतना ध्यान रखना है, वो क्या कि नायब के खलीफा, स्वयं को इसने क्या घोषित किया? तो स्वयं को नायब का खलीफा घोषित किया था। नायब का, सॉरी, खलीफा का नायब, उल्टा हो गया दोस्त। इसने स्वयं को क्या किया था? खलीफा का नायब घोषित किया था। खलीफा क्या है? तो पिछले क्लास को देखो, खलीफा का नायब घोषित किया था। और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान कौन था?
कुतुबुद्दीन मुबारक साखिल जी। मेरे दोस्त, आपको बताऊं तो शायद ताज्जुब लगे, हमने 8 से 9 क्लास का निचोड़ आज आपको बता दिया कि 8 से 9 क्लास को किस तरह समराइज किया जाए, किसके लिए, पढ़ने के लिए। और ये मैं पुनः बता रहा हूं, यूट्यूब के इतिहास में केवल एक ही चैनल है जिस पर ये बातें हो रही हैं, कैरियर जंक्शन के परिवार पर। और जो आप लोगों ने स्नेह और प्यार इस चैनल को दिया है, उम्मीद करेंगे निरंतर देते रहेंगे। अपने दोस्तों, अपने भाइयों और बहनों सब तक ये बातें पहुंचाइए, सब शिक्षित हों। मानना है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इस तरह खूब सुधरिए और ये सुधरना ही आपकी जिंदगी है। धन्यवाद।